तो देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक होगा कैटालिसिस का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज कैटालाइसिस। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज कैटालाइसिस। कैटालिसिस क्या होता है तो आपको पता है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कैटालिस्ट की। व्हाट आर कैटालिस्ट? कैटालिस्ट आर द सब्सटेंस, आपको पता है, दीज आर द सब्सटेंस which increase the rate of reaction, which increase the rate of reaction without disturbing the reaction, without disturbing the reaction। ठीक है बेटा, तो ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो इसमें कुछ नया ऐसा बताने का है नहीं। आप लोगों को पता है कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द रिएक्शन। ठीक है, और जो ये फिनोमिना कैटालिस्ट शो करते हैं उसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। तो एक बार हम फटाफट से इस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है बेटा पॉजिटिव कैटालिस्ट, और एक होता है नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड नेगेटिव कैटालिस्ट, इन दोनों में क्या फर्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट में? तो बेटा आपको नाम से समझ में आ रहा है, पॉजिटिव मींस जो रेट को बढ़ाए, नेगेटिव मींस जो रेट को कम कर दे। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट तो क्या होगा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या करेगा, विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नाम से मतलब समझ में आ रहा है, पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा तो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, नेगेटिव कैटालिस्ट होगा तो डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल इसका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये नेगेटिव कैटालिस्ट में आता है। ठीक है, इट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव के तो बहुत सारे हैं, जैसे आपका निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, Cu हो गया। निकल प्लेटिनम किस में काम करते हैं, हाइड्रोजनेशन में। तो इन सब का काम होता है दे इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेटा आपके दो तरह के कैटालिस्ट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, नेगेटिव डिक्रीज करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे दो टर्म्स और है। नेक्स्ट टर्म इज प्रमोटर एंड पॉइजन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह ही है बेटा, एक होता है प्रमोटर और एक होता है पॉइजन। ठीक है, तो प्रमोटर एंड पॉइजन में क्या डिफरेंस है? तो आप कहेंगे जो प्रमोटर है ना, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। बेटा प्रमोटर का काम क्या है, प्रमोट करना ही है, तो इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। और अगर मैं बात करती हूँ पॉइजन की, तो पॉइजन क्या होगा, इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। जब प्रमोटर तो इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को, और पॉइजन डिक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को। सेम वही केस है पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह ही, बस इनका नाम अलग दे दिया हमने। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखी हैबर प्रोसेस, हमने यहाँ पे ली बेटा हैबर प्रोसेस। तो आपको पता है हैबर प्रोसेस से किसकी फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। हैबर प्रोसेस है बेटा अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। अब अमोनिया कैसे बनता है, N2 गैस प्लस 3 मोल ऑफ H2 गैस, इससे बन गया 2 मोल ऑफ NH3 गैस। तो ये आपकी हैबर प्रोसेस है, अमोनिया की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। अब इस प्रोसेस में आयरन आपका होता है कैटालिस्ट। बेटा इस प्रोसेस में आयरन होता है आपका कैटालिस्ट। साथ में आयरन के साथ साथ यहाँ मोलिब्डेनम भी डालते हैं, MO। ये मोलिब्डेनम यहाँ पर क्या है, हियर मोलिब्डेनम इज प्रमोटर, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ
कैटालिस्ट। बेटा कैटालिस्ट कौन सा है, यहाँ पे आयरन है, तो मोलिब्डेनम यहाँ प्रमोटर का काम करेगा एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट आयरन। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। और अगर हम बात करते हैं पॉइजन की, अगर हम बात करते हैं पॉइजन की, तो उसमें क्या होता है जो डिक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट। पहला एग्जांपल तो हम कर ही चुके हैं, CO नेगेटिव कैटालिस्ट भी होता है यही, इसी को तो पॉइजन बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लो, हम अभी ऑर्गेनिक में ना आगे एक रिएक्शन पढ़ेंगे, रोजनमंड रिडक्शन। अभी ऑर्गेनिक में आएगी बेटा आगे ये रोजनमंड रिडक्शन, चैप्टर नंबर 12 में आएगी। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड लेते हैं RCOCl। ठीक है, रिडक्शन इसका करते हैं H2 डाल के, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड RCHO प्लस निकल जाता है HCl। रिएक्शन तो आसान सी है, एसिड क्लोराइड से क्या बन जाता है एल्डिहाइड। अभी फिलहाल तो आपको बस देखना है एक इसमें होगा क्या। तो यहाँ पर पैलेडियम Pd और BaSO4 बेरियम सल्फेट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जो है यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करते हैं, या आप कह सकते हो इनकी हेल्प से यहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्विनोलिन डलता है बेटा, ये आपको याद रखना है, क्विनोलिन। ठीक है, तो ये क्विनोलिन क्या है बेटा, क्विनोलिन यहाँ पे काम कर रहा है पॉइजन का, मतलब ये क्विनोलिन एक्टिविटी कम कर रहा है किसकी, पैलेडियम की और बेरियम सल्फेट की। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइजन। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा प्रमोटर एंड पॉइजन क्या होते हैं, बड़ी कॉमन सी बातें हैं। तो अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे टॉपिक टाइप ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो बेटा कैटालिसिस दो तरह का होता है, एक है आपका होमोजीनस कैटालिसिस, होमोजीनस कैटालिसिस, और एक है आपका बेटा हेट्रोजीनस कैटालिसिस। These are the two types of catalysis on the basis of phase, मतलब स्टेट के बेस पे सॉलिड लिक्विड गैस कैसा होगा। तो बेटा आपके कैटालिसिस दो तरह के होते हैं, होमोजीनस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। होमो का मतलब होता है सेम, जीनस मींस कंपोजिशन। तो होमोजीनस कैटालिसिस क्या होता है, जिन रिएक्शंस में, रिएक्शन वेयर रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट। बेटा आपको ये दो बातें यहां पे देखनी है, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट प्रेजेंट इन सेम फेज। बेटा किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। जहां पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट है दोनों सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनस कैटालिसिस। प्रोडक्ट को नहीं देखना आपको, सिर्फ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट को देखना है। अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में प्रेजेंट है तो वो आपका होमोजीनस कैटालिसिस है, और अगर आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट है वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट है तो वो हेट्रोजीनस कैटालिसिस है। तो हेट्रोजीनस में क्या होगा, वेयर reactant and catalyst, where reactant and catalyst are present in different phase। जहां बेटा डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनस, और जहां पर सेम फेज में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे होमोजीनस। ठीक है, प्रोडक्ट आपको किसी में नहीं देखना बेटा, हो सकता है प्रोडक्ट भी बाय चांस सेम फेज में हो तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्रोडक्ट को देखना ही नहीं है, सिर्फ आप लोग रिएक्टेंट को और साथ में देखेंगे किसको, कैटालिस्ट को। ये दोनों आपके सेम फेज में है तो वो होमोजीनस है, ये दोनों आपके अलग फेज में है तो वो हेट्रोजीनस है। अब बेटा आपको इनके ना कम से कम 2 एग्जांपल्स तो याद करने पड़ेंगे बुक में से, बुक में दे रखे हैं इनके एग्जांपल, या आप लोगों ने नोट्स पहले बनाए भी होंगे तो वो आप जरूर कर लें। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, एक जैसे मैंने ये लिया 2 मोल ऑफ SO2 गैस प्लस O2 गैस, प्रेजेंस ऑफ NO गैस, यहां बन गया 2 मोल ऑफ SO3 गैस। रिएक्शन तो पूरी बैलेंस है, SO2 प्लस O2 से क्या बन गया 2 मोल ऑफ SO3। अब ये बाय चांस प्रोडक्ट भी गैस के स्टेट में रहने दो, हमें सिर्फ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट को देखना है। रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है
और कैटालिस्ट भी गैसियस स्टेट में है। तो जहां पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की स्टेट सेम होगी उसे हम बोलेंगे होमोजेनस कैटालिसिस। दैट इज कॉल्ड होमोजेनस कैटालिसिस। हो गया बेटा, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट को आप सिर्फ देखेंगे तो वो होमोजेनस कैटालिसिस होगा। अब मैं अगर यहाँ दोबारा से हैबर प्रोसेस लिख दूं बेटा, N2 गैस प्लस 3 मोल ऑफ H2 गैस और इससे बन गया 2 मोल ऑफ NH3 गैस। ठीक है, आपको प्रोडक्ट को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट को देखना है। कैटालिस्ट यहाँ पे है आयरन सॉलिड स्टेट में, Fe इन सॉलिड स्टेट। तो आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का फेज अलग अलग है। रिएक्टेंट यहाँ पे गैसियस स्टेट में है लेकिन कैटालिस्ट यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, रिएक्टेंट प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट बट कैटालिस्ट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर अलग अलग फेज हो गया ना रिएक्टेंट का और कैटालिस्ट का, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ओके, तो आप लोग बेटा प्लीज इसके दो दो एग्जांपल से खुद याद कर लें। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। अब जो अगला आपका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, वो मैंने तुम्हें कल करवाया था, आपको ध्यान है ना? कल वो टॉपिक एक सरफेस पे एक्टिव साइट थी, वहां पे कोई भी गैस जाके एडजॉर्ब हुई, पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ, देन इंटरमीडिएट बना, देन केमिकल एडजॉर्प्शन हुआ और लास्ट में डिजॉर्प्शन हुआ। ठीक है, तो जो आपका मैकेनिज्म है हेटेरोजेनस कैटालिसिस का वो मैं आपको कल डिस्कस करवा चुकी हूँ, फिर से नहीं करवाऊंगी अब। ठीक है बेटा, उस टॉपिक का नाम था मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी और मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, तो इन दोनों को हम कल डिस्कस कर चुके हैं बेटा। कल वाला टॉपिक है वो सेम कि पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, देन आपका इंटरमीडिएट बनेगा, फिर केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। तो आप उस टॉपिक को फिर पढ़ लें, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो दोबारा मैं इसको नहीं कराऊंगी, बता दिया है। टॉपिक का नाम क्या है? मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी और मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। तो अब इसके बाद मेन हमारा टॉपिक जो है वो एक टर्म हमारी और बची है, एक्टिविटी एंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मान लो बहुत बार आता है 1 मार्क्स में, ये एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में? तो अगर मैं बात करती हूँ एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की, ठीक है, तो एक्टिविटी बेटा कैटलिस्ट की रिएक्शन की स्पीड की बात करता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज एक्टिविटी? It is the tendency of a catalyst. It is the tendency of a catalyst to increase the rate of reaction. To increase the rate of reaction. बेटा किसी कैटलिस्ट की कितनी टेंडेंसी है, कितना वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा पा रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी। Activity is the tendency of a catalyst to increase the rate of a reaction. ये बेटा सिर्फ एक रिएक्शन को कितना बढ़ाएगा, कितनी स्पीड उसकी ज्यादा करेगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर कैटलिस्ट की टेंडेंसी की बात होती है। फॉर एग्जांपल बेटा मान लीजिए हमने हाइड्रोजनेशन कर दिया, C2H4 प्लस H2, इससे बन गया C2H6। हमने यहाँ पे कैटलिस्ट ले लिया प्लेटिनम सॉल्वेंट। तो जो ये हमारा कैटलिस्ट है ना प्लेटिनम, इसकी कितनी टेंडेंसी है, कितना ये इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा पा रहा है, उसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है, और इसके बाद अब नेक्स्ट टर्म है सेलेक्टिविटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट? तो अगर बेटा मैं सेलेक्टिविटी की बात करूं ना, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट। बेटा सेलेक्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी होती है एक कैटलिस्ट की। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन, टू डायरेक्ट ए केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, अब इस पॉइंट को समझने के लिए ना आप यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखिए, पहले ध्यान से देखना इस टॉपिक को आप। CO प्लस H2, CO प्लस 2H2, CO प्लस 3H2। आपने देखा तीनों मैंने रिएक्टेंट सेम लिए हैं, एक तो CO और एक H2, बस क्या चेंज कर दिए, नंबर ऑफ मोल। यहाँ H2 का 1 मोल है, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। CO प्लस H2, यहाँ पर इन दोनों से बन रहा है HCHO, मिथेनल फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ बेटा क्या बन रहा है, HCHO, यहाँ मिथेनल बन रहा है, यहाँ एल्कोहल बन रही है CH3OH, पूरा बैलेंस है, और यहाँ पे बन रहा है CH4, प्लस में निकल रहा है H2O, प्लस में यहाँ पे निकल रहा है बेटा H2O, ठीक है। अब तीनों में कैटालिस्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे Cu है, यहाँ Cu और ZNO है, यहाँ पे निकल है। अब आप इसको समझो ध्यान से, तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम थे, CO प्लस H2, CO प्लस H2, वाटर गैस होती है ना CO प्लस H2, तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट आपके सेम है, लेकिन तीनों रिएक्शन में कैटालिस्ट अलग अलग है। यहाँ तो कैटालिस्ट है कॉपर मेटल, यहाँ पर है कॉपर, साथ में जिंक ऑक्साइड भी है, यहाँ पे निकल भी है। तो बेटा हर कैटालिस्ट का काम भी अलग अलग होता है। जैसे मिल्क से कर्ड बनाना हो तो लैक्टोबैसिलस ही काम करेगा, मिल्क से चीज बनाना है सिर्फ रेनिन ही काम करेगा, ठीक है। तो हर एक कैटालिस्ट का काम भी स्पेसिफिक होता है, मतलब कि हर एक ना एक ही काम कर पाएगा। तो अगर आप ये कंडीशन देते हो CO प्लस H2 और साथ में कैटालिस्ट वहां पर कॉपर देते हो, अगर आप इस रिएक्शन को कॉपर के सरफेस पे करवाओगे तो हमेशा एल्डिहाइड मिथेनॉल ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्हीं रिएक्टेंट को यहाँ पे कंडीशन देते हो कॉपर और जिंक ऑक्साइड की, तो फिर इन दोनों का काम क्या है, ये इन दोनों की रिएक्शन करवा के इसके मोल यहाँ 2 हो जाएंगे और उसकी हेल्प से मिथेनॉल बनाएगा। पहले वाले ने एल्डिहाइड बनाई, दूसरे वाले ने एल्कोहल बनाई। लेकिन अगर तुम कैटालिस्ट लेते हो निकल, तो फिर वहां पर क्या बनेगी, मीथेन बनेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी, मतलब ये एक कैटालिस्ट की एबिलिटी है कि वो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटालिस्ट। ये तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है और ये एक रिएक्शन को डायरेक्शन देता है कि जब कोई रिएक्शन होगी तो उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर हमने कैटालिस्ट चेंज कर दिए तो प्रोडक्ट भी चेंज हो चुके हैं आपके। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं बेटा क्या, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट। ओके, तो आपको ये तीनों एग्जांपल्स इसमें याद करने हैं बेटा, विद एग्जांपल टॉपिक आप तैयार करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना बेटा। चलिए अब इसकी बात आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर जियोलाइट्स। इसको ना आप पॉइंट की फॉर्म में याद करें, जियोलाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर जियोलाइट्स। तो आप कहेंगे जो जियोलाइट्स है ना, दीज आर द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, दीज आर द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अब इसका मतलब क्या है बेटा, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का जो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ पोर्स पे, द कैटलिस्ट विच depends upon shape and size of pores। ये बेटा डिपेंड करता है पोर्स की शेप एंड साइज के ऊपर, ठीक है। अगला जो जियोलाइट्स होता है ना, दीज आर द एल्यूमिनोसिलिकेट्स, दीज आर द एल्यूमिनोसिलिकेट्स। अब ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ silicon atom, some of silicon atom replaced by aluminium atom, some of silicon atom replaced by aluminium atom। अब इसका मतलब समझो बेटा, मान लो पहले आपका ये पूरा एक क्रिस्टल था, इनमें हर जगह सिलिकॉन के एटम थे बेटा, पूरे ही मान लो एक बेटा पूरा रूम है, पूरा एक सॉलिड है, उसमें पहले सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के एटम थे। अब हमने क्या किया, वहां से कुछ एक सिलिकॉन के एटम हटा दिए और बदले में वहां कुछ एक एल्यूमिनियम के एटम लगा दिए।
तो इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ठीक है बेटा, आप मतलब समझ गए होंगे, सम ऑफ द सिलिकॉन एटम गेट्स रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका जनरल फॉर्मूला। अब द एग्जाम में अगर आप ये सब लिखते हो ना, तो एग्जामिनर देते ही देखते उसको मार्क्स देता, आगे पढ़ता भी नहीं है। तो आपको इसका जनरल फॉर्मूला याद करना है, एम। एम का मतलब कोई भी मेटल है, X/N। अब एल्यूमिना, AlO2। एल्यूमिना आपका क्या होगा, AlO2। इसके एक्स मोल हो गए, साथ में सिलिकेट भी है, सिलिका क्या होता है, SiO2। इसके वाई मोल्स हो गए, इनटू में जेड मोल ऑफ H2O। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका, जियोलाइट्स का। ये एल्यूमिनोसिलिकेट है, MX/N। एल्यूमिना हो गया AlO2, इसके एक्स मोल हो गए। सिलिका होता है SiO2, इसके वाई मोल हो गए। और है तो ये भी क्रिस्टलाइन ही, हाइड्रेटेड है। इनटू में जेड मोल किसके हो गए, वाटर मोलिक्यूल्स के हो गए। ठीक है, तो अगला इसके बाद पॉइंट क्या बनाओगे, इनका 3D स्ट्रक्चर होता है। दे हैव 3-dimensional 3D स्ट्रक्चर। और हनीकॉम्ब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। दे हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। बेटा पता है ना आपको हनीकॉम्ब क्या होता है, तो बेटा हनीकॉम्ब में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं ना, उन पोर्स के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है क्या, कैटालिस्ट। कौन सा, जियोलाइट्स। ओके, और उन पोर्स में ये क्या भरता है, वाटर मोलिक्यूल। यहाँ पे है ना, इनटू में जेड मोल ऑफ H2O। तो पोर्स में जो है क्या एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। आपको इस तरह से बेटा पॉइंट्स बना के इसको लिखना है, इतना कर देंगे आप। अब उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, जो पोर्स का साइज होता है वो जनरली होता है 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक। जनरली बेटा ये पोर्स का साइज होता है। ठीक है, 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर। तो बेटा 5 पॉइंट तो सफिशिएंट है। अब इसके एग्जांपल्स वगैरह आप और याद कर ले, क्या क्या इनका काम है, क्या इनकी एग्जांपल है। तो देखिए आगे, अब इनका यूज हम देख लेते हैं। तो आप कहेंगे दीज आर यूज इन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। दे आर यूज इन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये बेटा एक हाइड्रोकार्बन को क्रैक करने में काम आते हैं। आपको पता है ना क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पूरा हाइड्रोकार्बन से बना होता है। अब उसकी रिफाइनिंग करते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बताओ, पेट्रोल को, डीजल को, वैक्स को, केरोसिन ऑयल को, नेचुरल गैस को, इन सबको अलग करते हैं। तो वो प्रोसेस ही आपकी क्या कहलाती है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब ये काम आता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। आपको बेटा पता है पेट्रोल तो एक्रिड प्रोडक्ट है एक, उसे मिक्सचर होता है पेट्रोल, डीजल, वैक्स, केरोसिन सभी का। तो उनके रिफाइनिंग में ये काम आता है। ठीक है, और एक इसका लास्ट एक एग्जांपल है जियोलाइट्स का, ZSM5। एन एग्जाम्पल ऑफ जियोलाइट, वो एग्जाम्पल क्या है बेटा, ZSM5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा जियोलाइट है जो क्या करता है, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। बेटा ZSM5 एक ऐसा जियोलाइट है बेटा, जो कंजप्शन है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ कम होता जा रहा है पेट्रोल का। ठीक है, इसकी बहुत कम डिमांड ज्यादा है ये कम। तो हम क्या कर रहे हैं, अब अल्कोहल की हेल्प से हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, गैसोलीन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। तो पता है गैसोलीन क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल ही आपका हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ZSM5। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। ठीक है, तो आपका इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ कैटालिस्ट का। कौन सा, हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, होमोजीनस क्या है, हेटेरोजीनस क्या है, प्रमोटर क्या है, पॉइजन क्या है, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या है, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या है, और लास्ट में हमने यहाँ पे कर लिया जियोलाइट्स। तो आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है कोलाइडल सॉल्यूशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का। ओके, तो अब बेटा आप इतना ही टॉपिक करेंगे। अब दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, आपका सेकंड क्लास का टाइम हो गया होगा।
थैंक यू सो मच बेटा।